हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ जिसमें बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति। इसका यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 1 होने वाला है। चैप्टर का नाम है व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप की शैली। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हम 3 यूनिट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो प्लीज आप लोग जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहां से आपको जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियो हम देखते हैं उन सभी की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और आज का जो टॉपिक होने वाला फुली बेस्ड होने वाला है एनईपी के, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स ड्यू सोल एनसीबीएफ के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले यूनिट 4 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप की शैली। ठीक है, यानी कि व्यापार जो है, व्यापार को बढ़ाने के लिए, वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या रणनीति बनाई गई और क्या क्या वार्तालाप किए गए, उसकी शैली क्या थी, वो सभी सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से पर्यावरण है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए भारत के द्वारा, वो सारी चीजें हम इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है भारत का वैश्विक व्यापार, यानी जो भारत है उसका वैश्विक व्यापार कैसा है हमारे विश्व स्तर पर। ठीक है, देखो, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के आगमन के साथ इसे 1990 के दशक की शुरुआत में कई बाधाओं को हटाना पड़ा। बाद में इसने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को सुचारू संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, यानी सुचारू रूप से अपने व्यापार को चलाने के लिए क्या क्या मार्ग निकाला, प्रशस्त किया। ठीक है, तो यहाँ पे बाधाओं नहीं आओगी, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे बाधाओं आएगी। ठीक है, यहाँ बाधाओं आएगी तो कई जगह क्या है जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट क्या करो। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक पे उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक करते तो मतलब टाइपिंग करते तो कहीं पे थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाते हैं, या फिर स्पेस देने में या फिर हमारे टाइप करने में। ठीक है, व्यापार वैश्विक परिदृश्य में किसी देश की शक्ति को मापने का एक प्रमुख मापदंड है। यानी कि अगर किसी देश की शक्ति को हमें जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा, उसका जो व्यापार है, उसका व्यापार वैश्विक स्तर पे कैसा है, उसको देखकर ही हम उसके शक्ति का मापदंड लगा सकते हैं। ठीक है, सरकार के लिए अपने बाजार को उदार बनाना, यानी देखो, इसलिए सरकार के लिए अपने बाजार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यानी कि अपना जो बाजार है हमारा, यानी हमारे देश में लोग, बाहर के लोग यहाँ आके क्या करें, व्यापार करें, तो उसके लिए हम क्या है ना, उदार बनाना पड़ेगा कि सभी लोग यहाँ पे आकर के अपना व्यापार करें। ठीक है, भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रमुख बाधाओं को दूर करना मजबूरी थी। यानी कि हमारा क्या था, जब युद्ध हो गया था तो हमारे जो देश की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत बेकार हो चुकी थी, है ना। मैं लेसन 3 में फर्स्ट में पढ़ लिया था, यूनिट 2 में, और यूनिट 2 में ही हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो देश की जो युद्ध हुए थे उसके साथ में क्या हुआ था, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। देखो, जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, भारत और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, उस टाइम पे क्या था कि युद्ध के टाइम पे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका किसके साथ अमेरिका किससे अपना व्यापार करने लग गया था, अच्छा व्यापार पाकिस्तान के साथ। तो हमारी जो स्थिति तो बेकार हो गई थी, इसलिए हमें अपने को स्टैंड करने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमें जो भी हमने चीजें अपना रखी थी, समाजवाद वगैरह, उन सबको हमने हटा दिया। ठीक है, और ये हमारी मजबूरी थी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, भारत 1994 में आसियान के साथ एक क्षेत्र संवाद भागीदार और 1996 में पूर्ण संवाद भागीदार बन गया। ये भारत जो था 1994 में आसियान के साथ क्या था, एक क्षेत्र संवाद हुआ था, उसका भागीदार बना था। ठीक है, और फिर दोबारा एक संवाद हुआ 1996 में, पूर्ण संवाद भागीदार बन गया। इसके बाद भारत एशिया सहयोग 2 दशक पहले 2002 में शुरू हुआ था, यानी 2002 में शुरू हुआ था क्या, आसियान सहयोग। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भारत का व्यापार केवल
10.5% है, जो चीन की तुलना में बहुत कम है। जो भारत का जो व्यापार है वो केवल कितना है, 10.5% है, जो कि चीन की तुलना में देखें तो बहुत कम है। भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया था, लेकिन अभी तक पर्याप्त प्रगति हासिल नहीं की गई है। भारत जो है अभी तक अपनी पर्याप्त प्रगति जो हासिल करना चाहता था वो नहीं कर पाया है। भारत अमेरिका व्यापार ने 2019 और 20 में भारत चीन व्यापार को पीछे छोड़ दिया है। अगर बात करें भारत और अमेरिका व्यापार की, तो 2019 और 20 में क्या भारत चीन व्यापार को पीछे छोड़ चुका है, यानी भारत चीन का जो व्यापार है उसको पीछे छोड़ चुका है कौन, अमेरिका। ठीक है, जबकि भारत चीन व्यापार 2021 के अंत में केवल 21 बिलियन डॉलर है। जबकि भारत चीन जो व्यापार है वो कितना है, 21 बिलियन डॉलर है। भारत अमेरिका व्यापार 2018-19 में 87 यानी 87 बिलियन डॉलर की तुलना में 88 बिलियन डॉलर था, यानी 87 बिलियन के उसमें देखे उससे ज्यादा, यानी 1% उसका बढ़ चुका था, बिलियन डॉलर हो चुका था। ठीक है, विदेशी व्यापार द्वारा विदेशी पूंजी और विशेषज्ञों की मदद से देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। यानी कि जो विदेश में जो व्यापार होता है तो वहां पे क्या विदेशी पूंजी आती है, और जब विदेशी पूंजी आती है तो जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी मदद से क्या होता है, देश में जो उपलब्ध संसाधन है उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जाता है कि और इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। अब जैसे मान लो हम कोई चीज काम कर रहे हैं, उसमें अगर हमें अच्छा ग्रो मिलेगा तभी तो हम लोग नई चीजें करने की सोचेंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये हमारे कर रहे थे, जब पूंजी आएगी तभी विशेषज्ञों की मदद से क्या कर सकते हैं, जो उपलब्ध संसाधन है उसमें और बेहतर इस्तेमाल करने का हम उपयोग कर सकते हैं। विदेश व्यापार नीति समृद्ध एवं विकास को बढ़ाने में सहायक होती है। जो विदेश व्यापार नीति है इसको समृद्ध एवं विकास को बढ़ाने में सहायक होती है। कौन, विदेश व्यापार जो है हमारी समृद्धि को बढ़ाती है और हमारे विकास को बढ़ाती है विदेशी पूंजी। यानी कि देखो बाहर के लोग आके हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, तभी तो यहाँ पे रोजगार आएगा, तभी यहाँ पे पैसा आएगा। देखो यहाँ पे जो कंपनियां लगाएंगे लोग, ठीक है, जैसे कि मान लो बाहर की कोई कंपनी पैसा लगाती है, ठीक है, अपना व्यापार करते हैं, वो मान लो व्यापार कर रही है तो हमें अपना कुछ ना कुछ हिस्सा तो देगी ना, क्योंकि भाई वो हमारे यहाँ व्यापार कर रही है, हमारे मजदूरों से काम करवा रही है, तो मजदूर जो कमाएंगे तो कमाएंगे, उनको क्या मिला, व्यापार मिल गया, काम मिल गया, अपने जीवन यापन के लिए काम मिल चुका है। ठीक है, और वो जो हमसे कमाएगा तो उसका कुछ ना कुछ % तो हमें देगा ना, तो उससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा और हमारी समृद्धि होगी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशों और मित्र राष्ट्रों के साथ था। यानी स्वतंत्रता से पहले जो अगर पूर्व यानी बात करें तो भारत का जो अधिकांश जो व्यापार था किसके साथ हुआ करता था, हमारा ब्रिटेन के साथ हुआ करता, क्योंकि ब्रिटिश का हमारे यहाँ पे राज चल रहा था। तो उसी के जितने भी उपनिवेश थे उसके और मित्र राष्ट्रों के बीच में हमारा क्या था, व्यापार चलता रहता था। यही प्रवृत्ति आजादी के बाद कुछ वर्षों में भी देखने को मिलती है। यही चीजें आजादी के कुछ वर्षों तक में देखने को मिलती है कि हमारा ब्रिटेन के आसपास के मित्र राष्ट्रों के साथ में हमारा व्यापार चलता रहता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि तब तक भारत के अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसा इसलिए 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद भी हम ब्रिटिश के जो मित्र राष्ट्र थे उनके साथ में अपना व्यापार क्यों कर रहे थे, करने का रीजन ये था कि भारत का जो दोस्त था व्यापार संबंध जो है किसी और के साथ में, किसी अन्य देश के साथ में स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए हम उनके मित्र राष्ट्रों के साथ में कर रहे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए 1950-51 में भारत की निर्यात आय में इंग्लैंड और अमेरिका का हिस्सा 42% था। ठीक है, उसी वर्ष भारत के आयात व्यय में उनका हिस्सा 39.1% था। उसी वर्ष में यानी कि 50 और 51 में जो अगर देखा जाए भारत के आयात व्यय में उनका जो हिस्सा था कितना था, 39.1 था, और हमारा कितना था, भारत की निर्यात जो आय थी वो कितनी थी, इंग्लैंड और अमेरिका का हिस्सा दोनों मिला के 42% था। यानी कि जो हमारा देश था, जो हम यहाँ से जितनी चीजें, जब जैसे मान लो हम यहाँ से जितनी चीजें उन्हें दे रहे हैं, ठीक है, जितना वो लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं उससे बहुत कम व्यापार हम उनके साथ में कर पा रहे थे। क्लियर है इतना, ठीक है। अब स्थिति काफी बदल चुकी है, जो अब है स्थिति काफी बदल चुकी है। 6 दशक के आयोजन के बाद व्यापारिक संबंध काफी बदल चुके हैं, यानी इतने लंबे समय के बाद क्या हमारे जो संबंध है काफी अच्छे हो चुके हैं, बदल चुके हैं। भारत के व्यापार भागीदार देशों को संयुक्त तौर पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। आर्थिक विकास सहयोग संगठन, सबसे पहले क्या आता है,
आर्थिक विकास संगठन, जिसमें यूरोपीय समुदाय, अमेरिका, कनाडा, जापान इत्यादि शामिल है। उसका आता है तेल निर्यात देशों का संगठन, यानी जहां हमारा तेल निर्यात होता है, जिसमें इराक आता है, कुवैत आता है, ईरान, सऊदी अरब इत्यादि देश शामिल है। पूर्वी यूरोप, जिसमें रूस प्रमुख राष्ट्र है, पूर्वी यूरोप जिसमें रूस जो है प्रमुख राष्ट्र है। चौथा है विकासशील राष्ट्र। विकासशील राष्ट्र क्या है इसको देख लेते हैं। विकासशील राष्ट्र जो है जिसमें अमेरिका, एशिया, लेटिन अफ्रीका, कहा गया लेटिन अमेरिका एवं कैरिबिया के विकासशील राष्ट्र शामिल हैं। पांचवा समूह अन्य राष्ट्रों का है। पांचवा समूह जो है वो अन्य राष्ट्र है, ठीक है। इन सभी के साथ क्या हमारा व्यापार जो है 6 दशकों में बना है या बढ़ा है। भारत का निर्यात 1990 के दशक की शुरुआत में 0.6% से बढ़कर 2016 में 1.6% हो गया। यानी निर्यात, यानी हम यहाँ से अपने देश से दूसरे देश में जो सामान भेज रहे हैं वो 1990 के दशक में कितना था, 0.6%। और वही अगर बात करें 2016 में तो कितना हो गया, 1.7%। तो कुछ बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, हो गया। वही आयात 0.6% से बढ़कर 2.4% हो गया। यानी देखो निर्यात हम कितना कर रहे हैं, अपने देश से भेज कितना रहे हैं, 1.7%, ठीक है। और निर्यात यानी आयात कितना कर रहे हैं, 2.4%। यानी जितना हम अपने पड़ोसी देशों में व्यापार कर रहे हैं उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयात कर रहे हैं, ठीक है। इस उच्च विकास ने भारत में निरंतर मजबूत आर्थिक विकास में मदद की है। पिछले 25 वर्षों में भारत के निर्यात में 17% और आयात में 19% की वृद्धि हुई है। निर्यात में 17% की वृद्धि हुई है और आयात में 19% की वृद्धि हुई है या बढ़ोतरी हुई है। इतना क्लियर है, ठीक है। भारत के व्यापार के रास्ते में बाधाएं, यानी जो भारत व्यापार करता है तो उसके रास्ते में बाधाएं कौन कौन है वो देख लेते हैं, ठीक है। जनवरी 1995 में अस्तित्व में आने के बाद से भारत ने विश्व व्यापार संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत 1948 से अपने पूर्ववर्ती संगठन जनरल एग्रीमेंट, लोन, टैरिफ एंड ट्रेड के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में बना रहा है। कौन? भारत। दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत का व्यापार बाधित हो रहा है। यानी कि भारत का जो व्यापार है किसके, जो दक्षिण एशिया के जो देश है उनके बीच क्या आर्थिक सहयोग के कारण क्या हो रहा है, उनका जो आर्थिक सहयोग है असहयोग यानी मित्रता नहीं है उनके साथ में, तो क्या हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत का जो व्यापार है वो क्या हो जा रहा है, बाधित हो जा रहा है, उसकी वजह से रुक रहा है, ठीक है। चीन दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भारत को रोकने के उद्देश्य से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आधार को विस्तार कर रहा है, अपने व्यापार को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, आधार को बढ़ा रहा है, अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है। पिछले कई वर्षों से चीन के साथ लगातार बढ़ता व्यापार घटा भारत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी कि पिछले कई वर्षों में क्या है, चीन के साथ जो हमारा लगातार बढ़ता व्यापार जो था वो घट रहा है, ठीक है। भारत के लिए क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है। यह व्यापार घाटा देश की अर्थव्यवस्था को लगातार प्रभावित कर रहा है। ये जो व्यापार है, ये जो व्यापार में जो घाटा हो रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस व्यापार घाटे का सीधा अर्थ यह है कि हम चीन से जितना उत्पादन और सेवाएं खरीदते हैं उससे कम उत्पादन और सेवाएं हम चीन के बाजार में बेच रहे हैं। वही चीजें हो रही है, हम जितना निर्यात कर रहे हैं उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, आयात कर दे रहे हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है, हम जितना उत्पादन और सेवाएं खरीदते हैं उससे कम क्या कर रहे हैं, हम सेवाएं क्या कर रहे हैं, भारत के बाजारों में बेच पा रहे हैं। अमेरिका की ओर से भी आ रही चुनौती। अमेरिका का कहना है कि भारत की संरक्षणवादी नीतियों से विदेशी कंपनियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। यानी संरक्षणवादी यानी अपने आप को संरक्षित बचाने के लिए क्या कर रहा है, बचाने की एक नीति ने हमारे ऊपर क्या कर दिया है, बोझ बढ़ रहा है भारत की वजह से। दिल्ली में हुए ट्रेड विंड्स फोरम और ट्रेड मिशन में अमेरिका कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस ने कहा कि भारत में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए बाधाएं कम करने की जरूरत है। यानी कि जो हमारे ये हैं कहा गया, अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी बिल्स रॉस जो है ये कह रहे हैं कि भारत में जो हमारे कंपनियां जो है, अमेरिकी कंपनियां जो काम कर रही है उनमें क्या है, जो बाधाएं हैं उनको कम करने की जरूरत है, ठीक है।
यानी कुछ चीजें कम करो, या फिर क्या है कि भारत क्या कर रहा है, अपने आप को संरक्षण रखने, यानी अपने आप क्यों क्या करता है, ज्यादा ढील दे देगा तो पहले जैसा हाल हो जाएगा, हम लोग गुलाम बन सकते हैं। इसलिए क्या कर रहा है भारत, अपने आप को संरक्षणवादी बना के संरक्षणवादी नीतियों से विदेशी कंपनियों की वजह से थोड़ा उनपे अपना जो है दबदबा बना रखा है इन नीतियों से। ठीक है, इनमें डेटा लोकलाइजेशन की पाबंदी भी शामिल है। इसमें क्या है, डेटा लोकलाइजेशन, यानी अपनी जो डेटा है उसको वो क्या कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह बिना परमिशन के भेज नहीं सकते हैं, उसमें क्या है, पाबंदी जो है शामिल है। इससे डेटा सिक्योरिटी कहा गया, इससे डेटा सिक्योरिटी कमजोरी होगी, इससे जो है डेटा सिक्योरिटी जो है कमजोर होगी और भारत में बिजनेस करने की लागत बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, डाटा सिक्योरिटी जो कम होगी और भारत में बिजनेस करने की जो लागत है वो बढ़ती जाएगी। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापार बाधाएं हटाए और डेटा लोकलाइजेशन की बाधाएं समाप्त कर दें। डेटा लोकलाइजेशन की जो बाधाएं हैं उसको समाप्त कर दे। सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब हाल ही में यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान, कनाडा, रूस, श्रीलंका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड ने अमेरिका के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की निर्यात संवर्धन योजनाओं के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि भारत अपने निर्णायकों के लिए सब्सिडी योजनाएं लागू नहीं कर सकता, यानी जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर सकता है, सब्सिडी की मांग नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना WTO समझौता का उल्लंघन है। ऐसा करना क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो उल्लंघन होगा। ठीक है, प्रवासी नियमों की जरूरत, व्यापारिक वस्तुओं के प्रवासी नियम व्यापारियों को बाधा पहुंचाती हैं या व्यापारी के लिए अत्यधिक प्रतिबंधित कर देते हैं। ये व्यापारियों के लिए क्या अत्यधिक प्रतिबंधित या रोक लगा देते हैं। कर और नियमों का अधिगमन, यानी कर जो लगाए गए हैं, कर और नियम यानी कि टैक्स, और नियम यानी कुछ नीतियां बनाई गई है उनके ऊपर कि तुम ये चीजें ये कर सकते हो और ये चीजें तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, भारतीय व्यापार के नियम और करों की जानकारी होना आवश्यक होता है, यानी कि भारतीय जो व्यापार है इसके नियम और करों की जो जानकारी है वो होना क्या है, आवश्यक है। जो व्यापार को उत्साही व्यापारियों को भारी बोझ लगा सकता है, यानी जो भी व्यापारी जो उत्साह के लिए यानी व्यापार के लिए उत्साह है उसके ऊपर क्या भारी बोझ लगा सकता है। ठीक है, अब आता है पर्यावरण के क्षेत्र में वार्तालाप, यानी जो भारत है उसने पर्यावरण के क्षेत्र में क्या वार्तालाप किए हैं, क्या कदम उठाए हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते वैश्विक तापमान, बार बार बाढ़ का खतरा, अनियमित मानसून और गिरते जल स्तर दुनिया भर की बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समकालीन राजनीति के मुख्य कारण है। ये सभी वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम है, परेशानियां है। ठीक है, 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की उच्च प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी कि उच्च प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ती जा रही है यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, भारत 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पहले भी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन में संयुक्त वार्ताकारों में से एक बनकर उभरा। 2050 तक कार्बन नेट 0% करने का उद्देश्य अमेरिका का है, यानी कि 2050 तक क्या है, कार्बन नेट 0% करने का अमेरिका का जो है उद्देश्य है। वहीं भारत और चीन को ये लक्ष्य 2060-70 तक प्राप्त करना है। यही अगर लक्ष्य जो है 0% करने का भारत और चीन को कब करना है, 2060 और 70 तक करना है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा UNFCCC सचिवालय, यानी कि UN क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। यानी कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कम करने की जो बात है किसको सौंपी गई है, कौन से सचिवालय को, UNFCCC जो सचिवालय है इसको सौंपी गई है। कि क्या चीजें सौंपी गई है, यानी कि जो
हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारा क्लाइमेट जलवायु जो चेंज हो रहा है, इसके खतरे को वैश्विक स्तर पर जो है इसको सकारात्मक या प्रतिक्रिया में समर्थन करना है, यानी इसको सही करना है। इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजे को रोक सके। यानी कि इस सचिवालय को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ये सांद्रता है, इसको इसकी जो स्तर है, इसकी स्थिति को इतना ज़्यादा निम्न कर देना है कि जो खतरनाक जो नतीजे हैं उसको रोका जा सके। ठीक है, अब आता है UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। यानी इनको जलवायु को रोकने के लिए सभी ने क्या किया था, अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन या रूप में भी जाना जाता है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि पर सभी 3 रियो सम्मेलनों की मेजबानी की है। यानी कि जो भारत है, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जैव विविधता और भूमि पर सभी 3 जो रियो सम्मेलन हुए उन सभी की मेजबानी की है। किसने? भारत ने। तो वो काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखे, ज्यादा एक्सप्लेन करके वीडियो को लंबी करने से कोई फायदा नहीं है। पेरिस समझौता, ठीक है, जिसे COP21 के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक पर्यावरण समझौता है जिसे वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाया गया था। यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसके जो प्रभाव है इसको कम करने के लिए ही इसको अपनाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के प्रयास में वैश्विक GHG उत्सर्जन को कम करना था। ठीक है, जबकि वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सीमित करने के समाधानों को अपनाया गया। यानी 2100 तक क्या कर सकते हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सीमित करने के साधनों को अपनाया गया है। वर्ष 2005 का विश्व शिखर सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ, 170 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार को एक साथ लाया गया। ठीक है, शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न मोर्चे पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त, यानी विभिन्न जो हस्ताक्षर किए गए थे उन पे क्या अपनी सहमति जताई। भारत ने 72 यानी 72 हरित देशों के सहयोग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को समयबद्ध तरीके से कम करने पर जोर दिया। यह प्रोटोकॉल 2005 में 116 देशों के द्वारा हस्ताक्षर के साथ लागू किया गया था। ये जो समझौता था कब 2005 में 116 देशों के हस्ताक्षर के साथ क्या गया था, लागू किया गया था। यानी 116 देश जो थे इसके तरफ थे, इसके फेवर में थे। ठीक है, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान को बढ़ावा दे रहा है, जैसे कि वन रोपण, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और प्रकृति संसाधनों का सतत प्रबंधन, यानी बचा करके चलना। स्वच्छ भारत अभियान, यह अभियान स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे को कम करना है। राष्ट्रीय जैव विविधता नीति जैसे विभिन्न विविधता संरक्षण के लिए भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता नीति और कार्य योजना बनाई है जिसका उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और प्रजातियों की सुरक्षा करना है। ठीक है, ये सभी जो है हमारे पर्यावरण को लेकर के जो भारत ने कदम उठाए हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं, काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। बस आपको ये क्या है, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कब कौन सा शिखर सम्मेलन किया गया है, कितने देशों के साथ किया गया है। ठीक है, अब आता है सुरक्षा संरक्षण। ठीक है, सुरक्षा रणनीति यानी कि आतंकवाद को लेकर के जो बातचीत होती रहती है वो। ठीक है, आंतरिक और बाहरी रूप से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना देश की संप्रभु व्यवस्था के प्राथमिक राष्ट्रीय हितों में से एक है। आंतरिक यानी कि जो अंदर में जो हमारे देश है, जो घर है, जो हमारे भारत देश है, इसके अंदर युद्ध ना हो, और बाहरी जो आतंकवादी हमला होता है वो। ठीक है, इन सभी को सुरक्षा प्रदान करना है, लोगों को, हमारे आंतरिक देशों लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये क्या है,
ये देश की सभी देश के लिए संप्रभु व्यवस्था है, यानी सभी के लिए एक संप्रभु है, ठीक है। और प्राथमिक राष्ट्र हितों में से एक, यानी ये इनकी प्राथमिकता है कि तुम्हें अपने देश के राष्ट्र के लोगों को बचाना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गरीबी उन्मूलन, अतिरिक्त संघर्ष से निपटने और राज्यों में चरमपंथी हिंसा और सांप्रदायिकता से लड़कर अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। यानी कि जो चरमपंथी जो हमले होते रहते हैं, धर्म को लेकर के जो हिंसा वगैरह होती रही है, ठीक है, सांप्रदायिक धर्म जो झगड़े होते हैं, उन सभी से लड़ करके, यानी अब उन सभी को सॉल्व कर करके, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि लड़ना नहीं है, उनको सॉल्व करते हुए, उन बाधाओं को दूर करते हुए क्या है, अपनी अंतरिम सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यानी कि लोग अंदर से, हमारे अंदर से जब भारत देश मजबूत रहेगा ना, जब लोग अंदर के लोग मिले जुले रहेंगे, तो बाहर वाला, देखो कहते हैं ना, अगर घर में अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है तो बाहर वाला फायदा उठाएगा ही उठाएगा, अगर घर में सभी लोग साथ हो तो बाहर वाला फायदा नहीं उठाएगा। भारत 1998 में पोखरण द्वितीय के आयोजन के बाद एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। यानी पोखरण द्वितीय के बाद जो भारत है क्या था, परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। भारत पहले ही 1947, 48, 65 और 99 में जम्मू कश्मीर में कारगिल सेक्टर में और 1971 में पाकिस्तान के साथ और 4 बार सामना कर चुका है, यानी युद्ध हो चुके हैं इनमें, ठीक है, जो हमने कि इससे पहले के यूनिट्स में क्लियर कर लिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान का विघटन हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान का विघटन हुआ। 1962 में चीन द्वारा किए गए हमले ने निश्चित रूप से भारत को परेशान किया और उसे अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए मजबूर किया। हिंदी चीनी भाई भाई जो 1950 के दशक में भारत में लोकप्रिय नारा था, 1962 में चीन द्वारा हमले के साथ हिमालय की बर्फ में डूब गया। ये हिंदी चीनी भाई भाई जो था, ये वाला जो नारा 1950 में लगाया गया था, ये नारा किसके द्वारा लगाया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये जो नारा था 2062 में, या सॉरी 1962 में जब युद्ध हुआ था, यानी कि 1962 में जब चीन ने हमला किया था, उस टाइम पे क्या हिमालय की पहाड़ियों और बर्फों में ही डूब के रह गया। कौन सा नारा, हिंदी चीनी भाई भाई 1950 में जो नारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर है, ठीक है। भारत की सुरक्षा रणनीति में 4 व्यापक घटक है, जिसका समय समय पर मुख्य संयोजन में उपयोग किया जाता है। जिसका समय समय मुख्य संयोजन में क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। जैसे सैन्य क्षमता को मजबूत करना, ठीक है, सबसे पहला क्या है, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और स्थानों को मजबूत करना, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उनको और संस्थानों को क्या है, मजबूत करना। यानी जो बाहर में जो हमारे ऑफिस वगैरह हैं, ठीक है, मतलब कार्यकाल है, उनको मजबूत करना। देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना, देश के भीतर जो सुरक्षा चुनौतियां आ रही है, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चुनौतियां आ रही है, उनको क्या है, समय समय पर क्या करना, उनका सामना करना। और अर्थव्यवस्था का विकास करना और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते रहना। इसके अलावा देश को आतंकवाद से बचाना, इसके अलावा क्या है, देश को आतंकवाद से बचाना, अपराध को कम करना, जो दिन प्रतिदिन जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं इनको कम करना। आर्थिक सुरक्षा, ये जो आर्थिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है, हमें आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होना है, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा, यानी अपनी ऊर्जा को भी बचाना है, ठीक है, जैसे जल ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, कई सारी ऊर्जा है, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा, यानी हमारे पर्यावरण को भी बचाए रखना है। खाद्य सुरक्षा यानी खाने पीने की, और कंप्यूटर सुरक्षा यानी अपनी साइबर सिक्योरिटी पे भी हमें पूरा ध्यान देना होगा, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई हमारा डाटा ले ले और हमारे डाटा से कोई उसका मिसयूज करे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये चैप्टर था यूनिट 4 का लेसन नंबर 1 जो था पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं, बस सारी चीजें पढ़ने वाली थी, ठीक है। तो मैंने जो है जितना मेरे से हो पाया मैंने कंप्लीट किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, और बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप लोग पूरी एक बार वीडियो देख लिया, आप लोगों ने अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार और इस वीडियो को देखा, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ, यानी कि यूनिट 4 का लेसन नंबर 2। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, ताकि जब हमारी यूनिट 4 का लेसन नंबर 2 जब आए तो उसका जो अपडेट है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।